हाँ जी सर, पहले अपना परिचय और फिर हमें बागला जी के बारे में कोई पुरानी घटनाएं जो उन्होंने अपने बचपन में देखी हो, आपको याद हो, उसके बारे में आप बताना। मेरा नाम प्रवीण बागला है। मैं स्वर्गीय श्री सीताराम जी बागला का पुत्र हूँ। शर्मा जी, जो घटनाओं के बारे में आप थोड़ा जानकारी मेरे से चाहते हैं, तो कुछ घटनाएं एक दो मैं आपको बता सकता हूं जो मुझे याद हैं। मैंने बचपन से ही बागला जी को जनहित कार्यों में जुटे हुए पाया। समाज कल्याण का काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए काम करना है, ऐसे उनके अंदर विचार कूट कूट के भरे हुए थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद जब वो सिरसा वापस आए तो जमींदारा शुरू किया, ज़मीन पे जाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्हें ये धक्का लगा कि ज़मीन पे काम करने वाला कोई और है और उसकी बटाई खाने वाला कोई और है। उस दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि ज़मीन उसी की होनी चाहिए जो ज़मीन पे काश्त करता है, काम करता है। और वो संकल्प चलते चलते परिवर्तित हो गया उनका कि वो ज़मीन, उन्होंने सोचा कि जितनी भी मेरे पास ज़मीन है, लगभग 300 एकड़ के करीब अलग अलग गाँव में, वो सारी की सारी मैं भूमिहीन या ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करूँगा। तत्पश्चात मुझे नहीं पता, चलते चलते विनोबा जी के साथ उनका कैसे संपर्क हुआ। विनोबा जी के साथ संपर्क हुआ। विनोबा जी का भूदान आंदोलन उस समय सारे देश में चल रहा था, वो पद यात्राएँ कर रहे थे। चलते चलते उनकी कोई बात हुई होगी, बागला जी की हुई होगी आपस में कोई बात, तो कोई रसालिया गांव में उनका एक पड़ाव हुआ। यहाँ सिरसा भी आए विनोबा जी। सिरसा जब आए तो बागला जी चाहते थे कि मेरे घर भी विनोबा जी के चरण पड़े। बागला जी ने इच्छा जाहिर की, उनके साथ जो आए थे दादा धर्माधिकारी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने सब ने कहा कि आप ही कहिए विनोबा जी को, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि विनोबा जी कभी किसी के घर नहीं जाते। विनोबा जी ने न किसी की शादी अटेंड की, न अपने घर में किसी की शादी बहन की, भाई की, और न कभी किसी के घर गए, तो हम तो नहीं कह सकते बागला जी, आप में अगर हिम्मत है तो आप कहिए। तो बागला जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर कहूँगा। तो चलते चलते विनोबा जी से उन्होंने बात की कि बाबा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने झट से ये जवाब दिया, ठीक है, कल सुबह चलेंगे। यानी कल सुबह का मतलब सुबह 4 बजे। तो रातों रात बागला जी ने मेरी बड़ी बहन पार्वती, जो बेरूलाल जी टांटिया के पुत्र से शादी हुई, बारात तो आई हुई थी, और उसी दिन अगले दिन 4 बजे का टाइम फिक्स करके सुबह सुबह सब इंतज़ाम करवाए और विनोबा जी हमारे घर आशीर्वाद देने आए। विनोबा जी जब घर में आए, उनके साथ साथ देवर भाई जी, धर्माधिकारी जी और बड़े बड़े जो नेता लोग थे वो सब आए। और उन्होंने आके जब बैठे विनोबा जी, तो आके पूछा, बाबा आज बागला के घर कैसे आया, आप तो किसी के घर जाते ही नहीं। तो बाबा का यही जवाब था कि मुझे नहीं पता, मुझे तो हुक्म हुआ और मैं आ गया। ये एक घटना थी। और बागला जी तो फूले नहीं समा रहे थे, भी बाबा मेरे घर आ गए। किसी के घर पे नहीं जा रहे, और वो एक आवाज पे एक कहने से एक रिक्वेस्ट करते। तो ऐसी कोई और घटनाएं जो आपने बचपन में देखी, विनोबा जी आए, वो घटना आपने बताई, शिक्षा के क्षेत्र में बताई, राजनीति में उन्होंने किया, उसके अलावा अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसा मैंने बताया कि जन कल्याण के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता थी। मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर श्रवण कुमार बागला पहले हिंदुस्तान में थे, फिर वो अमेरिका चले गए और आज भी वो अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में उन्होंने प्रैक्टिस की। जब कभी वो सिरसा आते थे तो एक मर्तबा मैंने देखा कि वो बागला जी से मुलाकात करके, और जब बाहर रूम से आए तो बड़े दुखी से और बड़े रुआंसे से हो रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई साहब क्या बात हुई? कहते नहीं ऐसी बात हुई। मैंने फिर भी बताओ तो सही। फिर उन्होंने बताई, किस्सा बताया मुझे। वो कहने लगे, पिताजी मेरे भाई साहब को कहने लगे, समाज के लिए भी कुछ करेगा क्या? तो उन्होंने कहा, जी मैं, बताइए, आप मेरे से 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 कुछ ले लो, करवा लो। कहते तू रुपये में कमाता है क्या वहाँ अमेरिका में? तो कहने का मतलब उनका ये था कि तू डॉलर में कमाता है, रुपयों की बात मत कर।
कुछ देने की बात करता है तो डॉलर में देने की बात कर। तो इसलिए वो बहुत दुखी हुए। क्या उनका फैसला हुआ क्या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो दुखी बहुत है। भी मुझे आज डांट अच्छी पड़ी है। एक किस्सा मैं और बता सकता हूँ। जब पिताजी एमएलए थे तो मैंने बताया कि राशन की चीनी मिला करती थी, महीने से पहले ही 15 दिन में 20 दिन में ख़त्म हो जाया करती थी। तो मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ ही थे, चित्तरंजन बागला, आज तो वो यूएसए में है। जब चाय मिली तो उसमें चीनी नहीं थी क्योंकि चीनी ख़त्म हो चुकी थी। तो दूसरे कमरे में बैठे हम बात करें तो आज वो जोर से बोला कि चाय में चीनी नहीं है। तो अंदर से बागला जी की आवाज़ आई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुड़ भी नहीं मिलता, चुपचाप पीनी तो पी लो। ऐसा उनका स्ट्रॉन्ग विचारधारा थी, ऐसे उनका अनुशासन था कि कोई बोल नहीं सकता था घर में। और वो ऐसी बातों से तिलमिला नहीं उठते थे, घबराते नहीं थे भी मेरे बच्चे अगर भूखे हैं या प्यासे हैं तो कोई बात नहीं है, तो है उसके लिए भी किसी प्रकार का। हाँ, संकल्पी इंसान थे, ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया। सादगी से, वही एक धोती कुर्ता, बस वही चादर पहनते थे। नो, कभी कोई परिवर्तन नहीं अपने शरीर पे आने दिया, ना कभी कोई दिखावा किया, ना उनको अच्छी लगती थी चीज़ें, ना दहेज के प्रति उनका कोई लगाव था, ना पर्दा सिस्टम के प्रति लगाव था। वो हमेशा से इसके विरुद्ध थे। मेरे बड़े भाई जो मैंने बताया कि डॉक्टर थे, उनका एक रिश्ता आया था। तो लड़की वाले ने देखा कि वो पैसे वाले थे, तो उन्होंने बागला जी को 1-2 दफ़ा कहा कि मैं इतना करूँगा, मैं इतना करूँगा, मैं इतना दूंगा। तो बागला जी को बड़ा अजीब सा लगा, कहने लगे भाई तेरे पास जितने भी पैसे हैं सारे लिया, यहाँ बस्तियों में गरीबों की, हरिजनों की बस्तियाँ बहुत हैं, मैं बंटवा दूंगा। वो रिश्ता ही कैंसिल हो गया, उसके बाद वो आया ही नहीं। ऐसी चीज़ें हैं शर्मा जी। उन्होंने राजनीति में भी यहाँ से एमएलए का चुनाव जीता था। तो उस समय की वो घटनाएं जो उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो शहर के लिए मिसाल बने। हाँ, बागला जी का जो जन कल्याण की भावना थी वो चलते चलते शहर के अंदर एक उनका नाम हो गया था भी सीताराम बागला। एक वो हस्ती है जो हर गरीब इंसान के काम आता है। और राजनीति में कैसे उनका पदार्पण हुआ मुझे ज्ञान नहीं है। कैरो साहब के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, तो कैरो साहब के कहने से पंडित नेहरू जी ने सन 1962 में सिरसा की कांग्रेस की टिकट बागला जी को दी और एक बहुत बड़े मार्जिन से बागला जी वहाँ विजयी हुए। तो फिर चलते एमएलए रहे, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, भूख से लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एमएलए थे तो 300-350 रुपये तनख्वाह मिलती थी, डीएटी मिला के शायद 500-600 रुपये महीना का मिल जाता था। हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। राशन की चीनी मिलती थी, महीना ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाती थी, तो फिर गुड़ से गुजारा करना पड़ता था। एमएलए बनने से पहले साधन संपन्न थे, व्यापार करते थे, घर में गायें थी, दूध था, दही था, सब कुछ था। लेकिन जैसे एमएलए बने उसके बाद एक गरीबी का सामना करना पड़ा बागला जी को। बच्चे पढ़ने वाले थे, हम सब स्कूल गोइंग थे, तो नहीं हो पाता था काम, गुजारा मुश्किल से हो पाता था। लेकिन ये नहीं था कि इधर उधर से पैसा ऐंठ लिया हो, किसी को से ले लिया हो, ऐसा नहीं था। पूरा 5 साल ईमानदारी से अपना निभाया और फिर शहर के लिए बाद में भी किया। जे कॉलोनी बनाई, गुरुतेग मार्केट, बहादुर मार्केट बनाई, रेगरान बस्ती बनाई। ऐसे कई काम उन्होंने, बहुत से ऐसे काम किए। सिविल हॉस्पिटल में योगदान किया, एजुकेशन में योगदान दिया शहर के लिए। कौन सा ऐसा काम था जिन्होंने नहीं किया? लाइब्रेरी, योग साहित्य सदन का, योग समिति का, शिक्षा में संगीत, साहित्य, शिक्षा और हेल्थ में सब जगह उन्होंने काम किया शहर के लिए। बागला जी के घर कैसे बाबा आए और बाबा के हाथ से फिर जब भूदान आंदोलन चला, ज़मीन बंटवाई, तो बागला जी को बहुत खुशी हुई कि ये ज़मीन उनके हाथों से बट रही है। ये चलते कुछ साल बीत गए, सब कुछ हो गया। मेरे ख्याल 15-20 साल बीत गए होंगे। रसालिया खेड़ा का एक सरपंच भागीराम जी एक टाइम घर में आया और बागला जी से मुलाकात की। अगले दिन मैंने देखा बागला जी परेशान, पिताजी परेशान थे। मैं ऐसे चक्कर से काट रहे थे। मैंने कहा ये क्या बात, आप परेशान हो, कुछ तबीयत तो ठीक? कहते रहे वो भागीराम आया था। मैंने कहा फिर? तो
बागीराम आया था तो बागीराम फिर मैंने क्या, अरे वो कह रहा था जमीन बाकी है आपकी मेरे नाम से। मैंने कहा जी आपके नाम से जमीन बाकी रहेगी? हाँ, मेरा संकल्प अधूरा रह गया। मैं कहा जी आपका संकल्प अधूरा रह गया तो आप पूरा करिए। कहते तू बोल रहे, चारों भाई बोल रहे हो। मैंने कहा जी चारों में एक ही खून है, सबकी एक ही बात है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जितनी जमीन बाकी पड़ रह गई और जो आपका संकल्प है वो पूरा कीजिए। शायद 20 से 26 एकड़ जमीन बाकी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे। नेहरू पार्क में भजनलाल जी का प्रोग्राम रखा गया और बकाया जमीन जो थी वो बंटवा दी गई। फिर बागला जी ने स्टेज से कहा कि आज मेरा संकल्प पूरा हुआ है, आज मेरे नाम से 1 इंच भी भूमि नहीं है, वैसे सारा देश मेरा है लेकिन संकल्प पूरा। तो संकल्प ही इंसान थे, कहने का मतलब है जो कह दिया जो करना है वो करना है, लचर पचर नहीं थी उनकी आदत। ये 1-2 इंस्टांस है जो मैंने शर्मा जी